हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईआईटी आश्रम। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2025 का आईआईटी आश्रम का फेस टेस्ट। तो आई होप सभी के पास पेपर रेडी होगा। आई होप सभी ने एक बार पेपर को फिर से रीअटेम्प्ट कर लिया होगा और सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे। पेपर का एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कर लिया होगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग पेपर लेके बैठें और जो जो डाउट्स है वो मार्क करते चले जाए और इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन में मोर देन वन करेक्ट थे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है रेगुलर क्वेश्चन, क्लासरूम क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर को हमने एक सर्कल में बेंड करके फिर इसको सीधा वापस कर दिया, है ना। और ये वाला जो पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन, इसको हमको ऑलमोस्ट कंप्लीट मानना है। मतलब अगर इसमें छोटा सा गैप रख के हम इसको ऑलमोस्ट सर्कुलर मान सकते हैं। और हमें सेंटर पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया। एक स्ट्रेट वायर और छोटे से पोर्शन के बाद एक सर्कुलर लूप और फिर वापस से करंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हम इस गैप को इग्नोर करके मान सकते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर के ऊपर, जस्ट ऊपर टचिंग एक सर्कल है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गैप बना दिया बट मान के चलना है कि ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है और ये इंसुलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो करंट स्ट्रेट वायर में ऐसे जाएगा और लूप में ऐसे घूम रहा होगा। सिंस ये करंट ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो वायर की वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। हमें इसका फॉर्मूला पता है इनफाइनेटली लॉन्ग वायर का, ये रहा, विच इज इन प्लस के कैप। और इस सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, विच इज इन माइनस के कैप। और अगर हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दें इन ऑर्डर टू गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो पता ये चलता है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये माइनस के कैप की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 अलग अलग प्लेन में, एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हमने एक सर्कुलर कॉइल को रखा हुआ है और दूसरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर उस प्लेन के, इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि B डॉट DL, इसमें अगर करंट जा रहा है C1 में, C2 में करंट जा रहा है, मतलब स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है, तो कॉइल से जाने वाला B डॉट DL 0 होगा। और अगर कॉइल से करंट जा रहा है तो स्ट्रेट वायर से B डॉट DL का लाइन इंटीग्रेशन, देखना इसको लाइन इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ये क्लोज लूप नहीं पूछ रहा, वो 0 होगा। राइट, तो इसको वेरीफाई करते हैं, 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो पहले हम रीड्रॉ कर लें डायग्राम को हमारे फिर से। तो ये रही कॉइल और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाला है एक करंट, एक लाइन, इसको C2 कहा गया। ठीक है, और इसमें अगर हम करंट मान ले तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे जाने वाला कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही होगी, इस कॉइल की वजह से उस वायर को। और हमसे पूछा है कि इस कॉइल की वजह से जो करंट जा रहा है उसका वायर पर B डॉट DL कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रीफ्रेम कर रहा हूं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को कुछ हम देखना सीख रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करें एम्पेयर लॉ लगाकर। तो समझो, ये रहा प्लेन। ठीक है, इसमें हमने रखी है कॉइल और इसके परपेंडिकुलर हमने लगा दी एक लूप। अब समझना ध्यान से, अगर ये लूप फाइनाइट होती तो इससे B डॉट DL हम निकाल पाते क्या? यस, इजीली निकाल लेते, है ना। मैं अगर इसका साइड व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा कि ये कॉइल से लेट्स से करंट ऐसे आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो हमें कॉइल का एक एंड से करंट बाहर आते हुए दिखेगा, ऐसा करंट, और एक करंट इस तरफ जा रहा होगा। राइट, और हमने जो ये लूप बनाई है, इस लूप को हमने कुछ अभी फाइनाइट माना है। राइट, तो अब बताओ इससे नेट B डॉट DL कितना होगा। अगर मैं इस लूप की नेमिंग कर दूं लेट्स से A, B, C एंड D, तो इसकी वजह से ये कॉइल है, कॉइल का ये एक पोर्शन हमें दिख रहा है और एक पोर्शन पीछे की तरफ होगा जो हम देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो मैं अगर इस पे चलूं ऐसे, मतलब B डॉट DL
ए से बी जाए हम, ठीक है, फिर बी डॉट डी एल बी से सी चले, एंड सिमिलरली सी से डी, एंड फाइनली डी से अगर ए चले, तो उसको हम लिख सकते हैं दिस मस्ट बी म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, है ना। और इसके अंदर एनक्लोज करंट कितना है, यहां से आने वाला करंट आई और वही करंट अंदर चला गया, तो एनक्लोज करंट तो जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो, राइट। और अगर ये टर्म जीरो हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब थोड़ा सा ट्रिक खेल रहे हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें तब कितना होगा, इस पूरे का बी डॉट डी एल फिर भी जीरो रहेगा। अगर मैं इसको इस लाइन को यहीं रख के इसको स्ट्रेच कर दूं इन्फिनिटी पे, तब भी बी डॉट डी एल कितना होगा, जीरो होगा, राइट। तो अगर हम ये वाली लेंथ बी सी वाली लेंथ, बी सी नहीं डी ए वाली लेंथ, मैं डी वाले एंड को इन्फिनिटी पर ले जाए, ठीक है, इस बी सी वाली पोर्शन में सी वाले एंड को इन्फिनिटी ले जाए, और इस सी को इस तरफ भी इन्फिनिटी खींच दें और इसको नीचे इन्फिनिटी खींच दें, तो ये वाला एंड ए भी इन्फिनिटी नीचे चला जाएगा और ये एंड भी इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा, राइट। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमको इस वायर को यहीं रखना है, इस सेगमेंट ए बी सेगमेंट को उसी पोजीशन पे रख के इसको हम स्ट्रेच कर देना सब तरफ से। तो उन सारे केसेस में सिंस सी डी इन्फिनिटी पे पहुंच गया, बी सी इन्फिनिटी पे पहुंच गया, ए डी इन्फिनिटी पे पहुंच गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा इस कॉइल की वजह से। तो क्या हम बोल सकते हैं हमारा पूरा सीन इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो क्या बच गया, बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू जीरो, राइट, ओके। और ए कहां पहुंचा दिया हमने, माइनस इन्फिनिटी पर, और बी पहुंचा दिया हमने प्लस इन्फिनिटी पर। तो यहां से हमारे पास बन रहा है कि बी डॉट डी एल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑन सी टू, इसको सी टू बोला गया, ऑन सी टू इज कमिंग आउट टू बी जीरो, राइट। तो बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इस पूरे लाइन पर जीरो होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, ओके। तो हमारा एक ऑप्शन यहां से वेरीफाई हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि कहीं पर इस लाइन पर ऐसा एक पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बनाएगा इस लाइन से, तो होना भी चाहिए, समझ लो ध्यान से कैसे, कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो ऐसे जा रही है, या फिर ऐसे बोलते हैं यहां से जा रही है और इधर से कहीं आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आया होगा ना जहां पे 90 डिग्री हुआ होगा, एक ऊपर और दूसरा कहीं आया होगा एक नीचे, राइट। तो ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं इस लाइन पर कि जिस लाइन पर इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी जीरो, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट। तो हमारे दो ऑप्शन इससे वेरीफाई होते हैं कि बी डॉट डी एल ऑन सी टू वाइल करंट इन द सी वन इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा कि इस लाइन पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा। जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है जिसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं अब, एंड दैट इज कि अगर इसमें करंट स्टेडी जाता तो इसके साथ क्या होता, इससे कितना बी डॉट डी एल होता, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि कॉइल है और कॉइल में करंट ना जाकर अब करंट जा रहा है स्ट्रेट वायर से, और स्ट्रेट वायर से जब करंट जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर ही बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा है और मुझे इससे बी डॉट डी एल निकालना है, तो उस बी डॉट डी एल की वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं हाँ यहां पर है, ओके। तो इस बी डॉट डी एल की वैल्यू लिख सकते हैं ओवर द क्लोज लूप ऑन C1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड इन लूप C1। तो मुझे बताओ कितना करंट इसका इससे पास हो रहा है, इस लूप से, इस वाइट लूप से पास हो रहा है, द आंसर इज जीरो। और अगर जीरो पास हो रहा है तो एनक्लोज करंट ही नहीं है, तो इसका बी डॉट डी एल ओवर लूप C1 विल बी जीरो, राइट। तो इससे हमारे ए बी सी तीन ऑप्शंस मैच हो जाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन अगर रेगुलर क्वेश्चन, क्लास नोट जैसा क्वेश्चन है ये, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है, ये x में है और y में है, x में भी x के साथ वेरी कर रहा है, y में भी y के साथ वेरी कर रहा है, और हमें पूछा है 1 और 3 फेज, 1 3 कौन सा, ये वाला और ये वाला, एंड 2 और 4 ऊपर वाला और नीचे वाला से जाने वाला नेट फ्लक्स कितना है, एज वेल एज इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे क्यूब में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमने क्यूब बनाया और इस क्यूब के अंदर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है x में और y में है, तो हम x और y में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस और उसके बीच में x y प्लेन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वैरी कर रहा है, x और y दोनों के साथ वैरी कर रहा है। तो इसको हम परसीव करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करके हम दो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, सच दैट ये x डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट, ये y डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट। x डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट ई नॉट एक्स आई कैप एंड y का ई नॉट वाई जे कैप। अब हम फेसेस को मार्क कर लेते हैं। फेसेस कौन कौन से, ये रहा हमारा फेस 1, ठीक है, और उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, फेस 2 और उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर, ये फेस 3 और ये फेस 4 नीचे वाले। ठीक है, अब हमको फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, और अगर x की वैल्यू 0 है तो उससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। रीजन Ex ही 0 हो गया, ये 0। और y में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी जो कि वेरिएबल होगा, लेकिन एरिया वेक्टर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो फ्लक्स बनाएगा Ey इस a1 के साथ, दैट वुड बी 0, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फ्लक्स जो इस फेस 1 से जाएगा phi 1, दैट कम्स आउट टू बी 0, राइट। ठीक है, अब फेज 2 की बारी। फेज 2 के लिए y का वैल्यू a होगा, तो हम इसमें y की वैल्यू a रख देते हैं। तो वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और x डायरेक्शन में फील्ड वेरी कर रहा है, लेकिन इस एरिया वेक्टर a2 से x डायरेक्शन का फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वैसे ही फ्लक्स 0 हो जाएगा, है ना। और इसका एरिया वेक्टर और Ey दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जब हम इनका फ्लक्स लिखने जाएंगे, सो इट इज E नॉट इंटू ए इंटू a2, where a2 is area of the phase 2 which is going to be a square। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करें तो हमारे पास फाइनली phi 2 आ जाता है E नॉट इंटू a स्क्वायर, राइट। ठीक है, फेज 3 की बात करते हैं अब। ओके, फेज 3 कहाँ है, ये रहा, इसका एरिया a3 इस तरफ, और फेज 3 के लिए x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू a हो गई, और x की वैल्यू a हो गई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू a हो गया, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, तो phi 3 बन जाता है E नॉट इंटू a टाइम्स a3, एंड a3 इज अगेन अ स्क्वायर, सो एरिया का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर, सो इट इज E नॉट a क्यूब। इससे जाने वाला फ्लक्स हमको मिल गया। अच्छा, कोई ये बोले कि y डायरेक्शन में भी तो फील्ड है, तो है, वो ऊपर है और एरिया इधर है, तो इनके बीच का 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट वैसे भी 0 हो जाना है। ओके, बचा phi 4, मतलब फोर्थ वाला फेस, नीचे वाला फेस। ठीक है, इस नीचे वाले फेस का एरिया डाउनवर्ड्स होगा, ओके, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो वेरिएबल है, लेकिन x है इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री, फ्लक्स फिर से 0, और y की वैल्यू इसमें 0 है, तो y की वैल्यू 0 रखी हमने, Ey का वैल्यू आ गया 0, phi की वैल्यू आ गई 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमसे कौन कौन सा फ्लक्स पूछा हुआ है, इससे और इससे जाने वाला फ्लक्स का समेशन, राइट। इससे 0 है तो इससे जाने वाला फ्लक्स इतना हो गया, ऊपर वाले और नीचे वाले जाने वाले फ्लक्स का समेशन, नीचे वाले का फ्लक्स 0 है तो यही आंसर हो गया, राइट। और अगर हमसे टोटल चार्ज पूछा है तो हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, दैट इज नेट फ्लक्स इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स इसमें कितना है, एक ये रहा E नॉट इंटू a क्यूब, और एक सेकेंड वाले से जा रहा था, पिछले स्लाइड में देखा था, E नॉट इंटू a क्यूब, तो 2 E नॉट इंटू a क्यूब इज द नेट फ्लक्स, और इससे हम Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखकर Q एनक्लोज निकाल सकते हैं, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट a की पावर 3। ठीक है,
तो इजी क्वेश्चन था, रेगुलर क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी दिख रहे हैं, है ना, करने लायक थे। अगर आपने नोट्स प्रॉपरली रिवाइज किए होंगे, क्लास में हम प्रैक्टिस जो करी थी, होमवर्क टाइम पे किया होगा, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सीधे साधे सिंपल वे में सॉल्व होने वाले लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है, एक करंट कैरिंग करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, जिसका चार्ज कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछा है कि करंट के बारे में क्या क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। अगर आपने ये गलती से देख लिया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बहुत उल्टा मार्क हो जाएगा, माइनस में मार्क्स आएंगे, है ना। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो दिमाग में एक अलर्ट लग जाना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो, जब मैं सॉल्यूशन बना रहा था तो मैंने भी सॉल्यूशन बनाते टाइम इसको अंडरलाइन कर लिया कि लास्ट में मैं इनकरेक्ट लिखूं, करेक्ट ना लिख दूं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो हमारे पास चार्ज गिवन है और इस चार्ज से पूछा है कि करंट के बारे में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो चार्ज से करंट निकालते हैं ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करके, राइट। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ से करंट आ गया I A माइनस 2BT। और इस करंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो A कांस्टेंट, 2B कांस्टेंट, T, सो इट इज Y इज इक्वल टू C माइनस MX, कुछ इस टाइप से, राइट। तो I की वैल्यू आ गई A माइनस 2BT। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल्दो हमको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, बट फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। T की वैल्यू 0 रख दे अगर हम, तो I की वैल्यू A के बराबर आ जाएगी इस इक्वेशन के अंदर। और अगर हम I की वैल्यू 0 कर दें, ये मार्क भी कर दिया हमने इसको, I वर्सेस T पे मार्क कर दिया, और अगर हम I की वैल्यू 0 कर दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे करंट 0 होने वाला है, दैट इज A/2B, उसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं, राइट। और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास करंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं, इसका स्लोप अगर मुझे पता चल जाएगा, माइनस, दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस 2B, यहीं से डायरेक्टली दिख रहा है ना। तो अब सोचो कौन कौन से करेक्ट है। करेक्ट में आ गया डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, fall to 0 after t equal to A/2B सेकेंड एंड चेंजेस एट अ रेट ऑफ माइनस 2B। ये सारे करेक्ट हैं, लेकिन ध्यान रखना हमको इनकरेक्ट मार्क करना है। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट हुआ, मतलब मार्क करने लायक हुआ, एंड दैट इज इट रीचेस मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन है सीधा सीधा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें हमने आधा ऑयल भर दिया और बचा हुआ आधा वैक्यूम है, और इसके अंदर और बाहर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कैसे चेंज होगा, वैक्यूम में कितना, ऑयल में कितना, और सिमिलरली पोटेंशियल वैक्यूम में कितना, ऑयल में कितना। ये दो चीज़ें पूछी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज़ है कि अगर हम कैपेसिटर लें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर कोड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, बैटरी से डिसकनेक्टेड हम ये मान के चल रहे, तो इन दोनों में फील्ड कुछ डेवलप होता है, राइट। इसमें जितना फील्ड होता है, इसमें फील्ड उसका बाय के हो जाता है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए। ओके, अभी हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो में बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी डिसकनेक्टेड थी। ठीक है, हमने आइसोलेटेड प्लेट के अंदर, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था, तो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम रहता है। लेकिन अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं इन कैपेसिटर प्लेट्स के साथ एक बैटरी और उसको कनेक्ट करके रखूं, तो फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर, लेट्स से V0 वोल्टेज हमने लगा दिया, और अभी हमने दोनों में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली दोनों में फील्ड की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, है ना। दैट विल बी इक्वल टू V0/D, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज द सेपरेशन। सिमिलरली इधर भी V0/D होगा, V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस
एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तब भी इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या हमने बैटरी चेंज करी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर? नहीं। क्या हमने इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन घटाया बढ़ाया? वो भी नहीं। तो फिर इसमें क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं, राइट। तो सिंस इसमें कोई चेंज नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतना ही बना रहेगा जितना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले था। ओके, तो फिर क्या चेंज हो गया? चेंज हो गया इसका चार्ज। पहले चार्ज सिर्फ इस पे Q0 था क्योंकि हमने आइसोलेट करके रखा था, और बैटरी लगाने के बाद भी Q0 ही था क्योंकि वोल्टेज इतना है। लेकिन हम जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू करेंगे वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा और ये बैटरी से चार्ज और खींचता चला जाएगा, सो दैट ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही मेंटेन रखे। एंड इन दैट केस V0 इसके अक्रॉस मेंटेन्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अक्रॉस V0 बाई डी मेंटेन्ड रहेगा। ओके, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल से ये कह रहा है कि इन दो डाइलेक्ट्रिक के बीच में, इधर भाग गया, इन दो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक हमने फिल करके रखी आधे में और आधे में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और इसके बीच में हमने एक बैटरी लगा दी। तो ये तो ऐसे हो गया कि इसको और इस कैपेसिटर को एक साथ लगा दिया पैरेलल में। तो क्या पैरेलल में लगाने से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और क्या उनको पैरेलल में लगाने से उनका वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सेम बैटरी के साथ ये आधा भी कनेक्टेड है और ये वैक्यूम वाला भी कनेक्टेड है सेम बैटरी के साथ। ठीक है, सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इस पे चार्जेस ज्यादा आएंगे नीचे आधे वाले पर, और ऊपर वैक्यूम वाले पे चार्जेस रिलेटिवली कम होंगे। ये हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस ये याद होने की जरूरत है। नहीं भी याद है तो हम एक बार वहां पे बना के देख लेंगे कितना टाइम लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक मेटल के अंदर जो कि पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर दो मेटल ब्लॉक्स को रख दिया, दो मेटल ऑब्जेक्ट को रख दिया, और ये कंडक्टिंग मीडियम है और इसका खुद का अपना डाइलेक्ट्रिक भी है, और इन पे अगर हम V0 पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दें इसके अक्रॉस तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होके भागना शुरू कर देंगे, है ना। और अगर वो भागना शुरू कर देंगे तो ये ऐसा हो गया कि एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज इनिशियली लगाया था V0, वो V0 वोल्टेज इसके अक्रॉस कम होना शुरू कर देगा, है ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि बैटरी लगाई थी फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये चार्ज हो चुका है, इस पे चार्ज आ गया होगा। अब ये दो मेटल ऑब्जेक्ट से कुछ डिस्टेंस दूर रखें तो ये कैपेसिटेंस बन गया ना, एक कैपेसिटर बन गया, और उसके बीच में हमने इंसर्ट कर दिया मटेरियल जो कि पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल है। तो वो पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देगा। तो ये तो आरसी सर्किट का केस बन गया जिसमें हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे होते हैं बाय अप्लाइंग रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। तो कुछ वही केस है, और उसी के अकॉर्डिंग देखो ऑप्शंस भी दिए हुए कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में कुछ ये रिलेशन होगा, दूसरा ऑप्शन है कि ये रिलेशन होगा, तीसरा ऑप्शन है कि वोल्टेज इसके अक्रॉस जो पहले लगाया था हमने वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, फोर्थ ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में कहा है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो ये तो बच्चे को पता होता है कि जब हम कैपेसिटर को रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्ज, उसका करंट, उसका वोल्टेज सब कुछ डिके हो रहा होता है धीरे धीरे, राइट। तो इन दोनों में तो कुछ हमें डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ग्रो करवाएंगे या डिके करवाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन भैया, यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। बिना सॉल्व करे हम इसको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अब चार्ज डिके करेगा, चार्ज कैपेसिटर से लीक करेगा, सो ये लीकेज कैपेसिटर बन गया। अब बात आती है इसके R और C के रिलेशन की। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस R को C से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टाइम कांस्टेंट बन जाएगा, और टाइम कांस्टेंट अगर हम निकाल लें तो हम ये रिलेशन भी बना लेंगे, ठीक है। तो बस उसके लिए हम मेहनत करते हैं। सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसपे अभी Q और Q0 चार्ज है।
ये हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे रिसेंबल कर रहा है, या फिर ये कह लो कि इस ओरिजिनल क्वेश्चन को हमने इसमें रिड्यूस कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसमें कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो वैरी करता है वो कुछ इस तरीके से करता है, वेयर Q नॉट इज द इनिशियल चार्ज एंड दिस टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R टाइम्स C, ठीक है। और आर सी को हम लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं बेसिकली वोल्टेज अपॉन करंट, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट बिटवीन आई वी आर। और कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं हम चार्ज अपॉन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इंस्टेंट पर। बी से बी कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिंपली क्यू बाई आई। और ये रहा हमारा गिवन सिनेरियो कि इस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम से लेट्स से यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से ये ऐसे 3D स्फीयर में निकल रहा होगा और दूसरी तरफ वॉल्यूम में, मतलब दूसरे कंडक्टर पर जा रहा होगा, ठीक है। तो हम Q निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस को रिलेट कर सकते हैं हम इस चार्ज Q से बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Ke डॉट ds, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जो कि इसमें गिवन है ना, एंड E हो गया नेट फील्ड हमारा। तो यहां से Q हमारे पास आ जाएगा और करंट को हम लिख सकते हैं J डॉट ds, वेयर J इज द करंट डेंसिटी एंड ds इज द सरफेस थ्रू विच करंट इज क्रॉसिंग। तो अगर हम इस केस में देखें, इस केस में यूजुअली J डॉट ds में कभी भी यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस नहीं आता, है ना। हमने जितना भी अभी तक ट्रेडिशनल करंट पढ़ा है वो किसी न किसी फ्लैट सरफेस को क्रॉस करके निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे करंट देखो इस पूरी क्लोज सरफेस से क्लोज बाहर निकल के आ रहा है, और ये क्लोज सरफेस उसकी जैसी होगी जैसी गॉसियन सरफेस होती है, मतलब जिससे करंट बाहर निकल रहा है वो एक्चुअली इसी की गॉसियन सरफेस है। तो इस बार टोटल करंट हमको निकालना है, तो सिंस वो 3D वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है तो हमें इस पूरे सरफेस पर करंट डेंसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई J डॉट ds में हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक गोला, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी ओवर दिस गॉसियन सरफेस जिससे करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये Q, ये I, ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस J को क्या लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम इस J को वेक्टर फॉर्म में सिग्मा E लिख सकते हैं, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, राइट। तो ये हमने लिख दिया इसको J इक्वल टू सिग्मा E बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, सॉरी ओम्स लॉ। और फिर E डॉट ds ऊपर भी है नीचे भी है, उड़ा दिया, तो टाउ की वैल्यू यहाँ से बन गई, और टाउ की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K बाय सिग्मा आ गई। और वोल्टेज की होती है Q बाई C, Q हमें पता है Q एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होता है, तो ये हमने लिख दिया Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसमें टाउ की वैल्यू फिट कर दी, ठीक है। तो इससे हमारे ऑप्शंस मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन फिनिश हो गया। अगला सेक्शन है इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीजर क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है बट इजी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल से ये कहता है कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग और उसकी करंट डेंसिटी कुछ ऐसे वैरी कर रही है, J इक्वल टू बी आर टू द पावर अल्फा, जिसमें b अल्फा सबकी वैल्यू देके रखी है, और r इक्वल टू 0.25 मीटर SI यूनिट में जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ला। तो हमें बताना है कि इसका जो क्या पूछा है n, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय n phi up by 3 into 10 की पावर -2, हमें इस n की वैल्यू बतानी है। ओके, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ का सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो ये हमने बनाया सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, इसमें हमने फ्लो करवा दिया करंट, और जब ये करंट इससे जा रहा होगा तो इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। अब हम लगाएंगे इसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ। उसके लिए हमको r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का एक रिंग मानना पड़ेगा, ठीक है, और उसका एरिया हम छोटा सा लिख सकते हैं, दैट इज 2 pi r dr। अब जो जाने वाला करंट है अकॉर्डिंग टू करंट एम्पेयर सर्किटल लॉ, B डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज, ये म्यू नॉट है, ओके, म्यू नॉट टाइम्स I इंक्लोज। अब I इंक्लोज की वैल्यू हम लिखेंगे
with the help of current density that is J dot dA. एंड J की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये, और A की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी, A की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी dA की 2 पाई r dr, जो कि इस छोटे से रिंग का एरिया होगा. सो ये हमने लिख दिया J, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिया. अब इसको आगे हम इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, वेरिएबल अंदर रह गए. इसका इंटीग्रेट करने पर ये बन रहा है, और B डॉट डी एल का ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ये होगा क्योंकि r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरी रिंग पर कांस्टेंट होगा. इसको सॉल्व करें अगर तो हमारे पास ये कुछ आंसर आता है. फाइनली सॉल्व करके इतना आएगा, और लास्ट में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारे पास n की वैल्यू आती है 5. ठीक है, तो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ ना की होगी तो आंसर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोन है, हॉलो कोन. इस हॉलो कोन के ऊपर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, उसका मास m है, और उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू कर दिया. अब उस घुमाने की वजह से सिंस ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मोशन होना शुरू हुआ, तो उससे करंट बन गया. उस करंट के बनने से करंट कैरिंग वायर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग एंटिटी को हम मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में यही पूछा कि उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतनी है, और अगर इतनी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की है एसआई यूनिट में, तो हमको बताना है कि इस पी का वैल्यू कितना होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही फेमस रिलेशन इसमें यूज होता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का, एंड विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला m by l is equal to q by 2m, where m is the magnetic moment, l is the angular momentum, q is the total charge spread on the body, and m is the total mass of the body. लेकिन इसको लगाते टाइम हमको ये ध्यान रखना होता है कि q और m दोनों का वेरिएशन एक जैसा होना चाहिए. मतलब अगर ये लेट्स से इसका मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल लूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लीनियरली वैरी कर रही है विद सम वेरिएबल, तो मास भी वही उसी फंक्शन से लीनियरली वैरी करना चाहिए, तब ये लगेगा. और अगर मास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो चार्ज भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन की कंडीशन है. यानी कि हम कॉन्फिडेंटली इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चार्ज कांस्टेंट है वैसे ही मास भी कांस्टेंट है. राइट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें, एल को दूसरी तरफ भेज देते हैं. अब एल होगा एंगुलर मोमेंटम इस कोन का अबाउट दिस एक्सिस विच इज गिवन बाय आई ओमेगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट बन गया q by 2m आई ओमेगा. आई की वैल्यू हमें पता है इस कोन की इस एक्सिस के अबाउट होती है mr² by 2. तो फाइनली सॉल्व करके ये बन गया q ओमेगा r² by 4. ठीक है, अब हमारे पास r नहीं है लेकिन h तो है, तो इस h से हम r निकाल लेंगे. ठीक है, एंगल भी हमको देके रखा है, ये सारी वैल्यूज मेंशन्ड है यहाँ पर. इन सारी वैल्यूज का यूज करके हम r निकाल लेंगे. कैसे निकालें देखें. परपेंडिकुलर इज दिस r, बेस इज h, तो r by h tan थीटा हो गया. तो ये जो r होगी, इस r की वैल्यू सिंपली हो गई h tan थीटा. राइट? और उस h tan थीटा की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी. ओके, और ये जो सारी वैल्यूज थी इनको उठा के अगर जब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 125 इंटू 10 की पावर माइनस 8. तो हमारा जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू हो गया 125. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो मस्त चलो. चलो बच्चा आ गया था, लड़की आ गई थी यहाँ पर. हाँ, मैंने कहा गया तुमने वो इस और विषय से डाउट बैकअप करना तुमको, ऐसे मेरे को उसी का मैंने कहा उन्होंने का बात है, मैंने कहा बैठ करो एक घंटा. ठीक है, ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी तो जल्दी जल्दी हो रहा है.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे थॉमसन का वो एक्सपेरिमेंट जिससे पता चला था कि चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है, थोड़ा सा मैं उसमें समझा दूँ, ऑल्दो इसका बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए क्वेश्चन नहीं बना, हम उसके बिना भी इसको कर सकते हैं। क्या हो रहा होगा, यहाँ से करंट जाएगा, इस करंट की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट होने लगेगा और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को छोड़ के भाग जाते हैं। इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं विथ वेरी नेग्लिजिबल स्पीड, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो खींचना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा के एक हाई स्पीड दे देगा, हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। और ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन से गुजर रहे हैं जिसमें एक पैरेलल प्लेट लगी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेविएट करके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और ऊपर कहीं टकराएंगे, ये वाई डिस्टेंस उसका डेविएशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें इसी सिनेरियो में अंदर की तरफ, तो ये जो डिफ्लेक्टेड बीम थी जो ऊपर बन रही थी, ये वापस से सीधी हो जाती है, स्ट्रेट बन जाती है, और फिर कहीं वो अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड बीम यहाँ पर स्ट्राइक कर रही होती है। तो पूछा है कि चार्ज बाय मास का रेशियो कितना होगा। चार्ज बाय मास की वैल्यू होगी गिवन इनफैक्ट अल्फा 10⁻⁹, तो पूछा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये है वो दो प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हमने फेंक दिया एक इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा इस फील्ड की वजह से फोर्स। अब हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल पर QE फोर्स लगता है। Q की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर फील्ड नीचे की तरफ है तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इतना प्रोड्यूस हुआ होगा, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, राइट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे निकल लेगा, और वो डिफ्लेक्शन y है, और उस y की वैल्यू हमें देके रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और एक चीज और दिया है कि जो लेंथ है इनका, ये लेंथ इज, दिस लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ यहां से वहां तक की 1 मीटर देके रखी है। तो हम यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा। अगर हम नोटिस करें तो थ्रू आउट इट्स मोशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अपवर्ड्स इन डायरेक्शन, राइट। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा। तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं, ये पैराबोलिक मोशन जैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा, बस ग्रेविटी नीचे लगने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बोल सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी वो ऊपर लग रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस दीज प्लेट्स, and that is simple, distance upon speed, t equal to L/v0। ओके, और जो y डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हुआ है, that is nothing but the second equation of motion, right। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हुआ है, that comes out to be y equal to ut plus half a t square, और इस a का वैल्यू है qv/m into t square into half, राइट। यहाँ पे इस टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा y equal to qv/2m L/v0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y कुछ साफ सुथरा सा ऐसा दिख रहा है। अब हमारे पास सब कुछ है, q/m छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ है, y है, लेंथ है, e है, बट v0 नहीं है। अगर v0 पता चल जाए तो q/m आ जाएगा, है ना। अब इस v0 को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन की हुई है कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें अंदर की तरफ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज अनडेविएटेड निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये पढ़े तो दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि ये लॉरेंस फोर्स की बात कर रहा है और वेलोसिटी सिलेक्टर एक स्पेशल केस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस पे आया, इस पे दोनों फोर्सेस लगने लगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो कुछ ऐसे लगे कि वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर जा रहे हैं और ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सिंपल वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस बन गया। तो यहाँ से उसने हमें फाइंड करने के लिए हिंट दी थी कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो चलो ट्राई करें। ओके, तो ये सिंपल सा वेलोसिटी सिलेक्टर का केस है जिसमें
अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं होती, इट इज ई नॉट बाई बी नॉट, है ना। इतनी वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल जाएगा तो ही ये अनडेविएटेड सीधा सीधा निकल जाएगा। तो इस वी नॉट की वैल्यू हम यहाँ रख दें, है ना। इस वी नॉट की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन y का कुछ ऐसे बनेगा। अब हमें बस q बाय m को सेपरेट आउट कर लेना है, तो q बाय m की वैल्यू आ गई है। इसमें जब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो सब कुछ पुट करने के बाद सब कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये 160 इंटू 10 की पावर 9 और हमें बोला ये अल्फा इंटू 10 की पावर 9, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी, तो यहां से दिख रही है इट इज 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, बट अगर ट्रिक समझ आ गई तो, ठीक है। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है और इसको हमने टोटल डिस्टेंस 4 ओम का है, तो ऑब्वियसली हर एक पोर्शन का 1 ओम होगा, ठीक है। इसको पहले हम रीड्रॉ कर लेते हैं और हमने इस A को P से कुछ ऐसी जगह कनेक्ट किया है कि B और P का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं इस A और C के बीच में तो, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि लेट से ये D, B और P पॉइंट, ये हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं x, टोटल इसका 1 है DC का, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा और बाकी जितने भी बचे वो सारे 1 है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम A और C के बीच में बैटरी लगा दें और इस P को कहीं ऐसा ट्यून करें सच दैट B और P से जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाऊं तो कितना रीडिंग शो करेगा, उसका आंसर है 0। क्यों? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम हो गया। तो ये जाना पहचाना सर्किट नहीं दिखने लगा, ये दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस मिला के ये दोनों सीरीज में और ये तीनों मिला के पैरेलल में, राइट। मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में, तो इसका हमने इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया, ये रहा x+1/2+x, और ये एक दूसरे के पैरेलल में हमने यहाँ बना दी और B पॉइंट ऊपर, P पॉइंट नीचे। तो ये सिंपल सा केस हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर ये देख लिया है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके बाद कुछ नहीं, बस इनका रेशियो लेना है, ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू √2 - 1 आ जाती है। और क्वेश्चन में बोला है कि उसकी वैल्यू √y - z है, और बताओ x y + z कितना होगा। बच्चा कर लेगा इसको, राइट। y + z = 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है और उसमें 1 मिली एम्पेयर तक पास हो सकता है। इसको अब ऐसा कुछ कन्वर्ट किया कि ये 10 एम्पेयर ऑफ करंट मेजर कर सकता है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर हमने किसी दूसरे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम एमीटर बोलते हैं, और वो किया जाता है उसके पैरेलल में शंट लगाकर, राइट। तो ये हमने लिया एक गैल्वेनोमीटर, उसके पैरेलल में शंट लगा दिया, अब वो 10 एम्पेयर मेजर कर सकता है और ओवरऑल ये बन जाएगा पूरा इज कॉल्ड एन एमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस एमीटर को उठा के हमने लगा दिया किसी बैटरी के अक्रॉस, और ऑब्वियसली बैटरी का EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा। तो इससे जाने वाला करंट कैन बी रिटन एज I = E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, सीरीज में दोनों। और इस I की वैल्यू हमें बोल के रखी है 4 = E/R+R। तो यहां से हम R+R की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू E/4। फिर आगे क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन दी और बोला है कि अगर इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस में और जोड़ दूं विच इज 1.5, तो अब नया करंट कुछ ये हो जाएगा, I = E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट पूरे का, ठीक है। और अब जो जाने वाला करंट है दैट ड्रॉप्स टू 1 एम्पियर। पहले 4 जा रहा था, अब इस केस में 1 जा रहा है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। और देखो इधर R + RA की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास E/4 है,
तो हम ये E/4 उठा के यहाँ रख देते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आराम से E की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 2 वोल्ट। यहाँ पे जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी दैट वाज अबाउट दी गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर उसका 100 ओम रेजिस्टेंस है और 1 मिली एम्पेयर करंट मेजर कर सकता है। उसका एज सच कहीं पे यूज आया ही नहीं, शंट निकाल भी लोगे तो बस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी डिस्चार्जिंग पर। सर्किट में हमने कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसे दो सर्किट माने, ठीक है, इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। अब इस पे इनिशियली कुछ चार्जेस हैं, Q1 Q2 इधर है और उनका रेशियो Q2/Q1 हमको 2 दे के रखा है एट t = 0। और फाइनली कोई ऐसा इंस्टेंट आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जिस टाइम पर इनके ऊपर जो चार्जेस है वो सेम हो जाते हैं। तो बताना था कि इसका रेजिस्टेंस R कितना होगा। तो लेट्स से हम इसको सारे को 1 बोल देते हैं, ये 2 हो गया। तो हमें फाइनली R2 निकालना है कि R2 कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आरसी डिस्चार्जिंग उसकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट e⁻t/r1c1। एंड सिमिलरली 2 के लिए लिख सकते हैं Q2 = Q0 विच इज इनिशियल चार्ज टाइम्स e⁻t/r2c2। ओके, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। जो गिवन कंडीशन से वो ये है कि इनके इनिशियल चार्ज का रेशियो इतना है और किसी भी इंस्टेंट नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इनका रेशियो 1 हो जाता है और वो इंस्टेंट ये वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं। Q2/Q1 तो ये बन जाएगा, Q2/Q1 की वैल्यू 2:1 है और Q2/Q1 की किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू ये आएगी और हमें बोला है कि 1 हो जाएगी उस इंस्टेंट पर, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, फिर हम t की वैल्यू फाइनल रख देंगे यहाँ पर। तो इससे जो R2 सॉल्व होकर आता है दैट R2 = 10 ओम। ठीक है, तो R2 की वैल्यू 10 हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्फेरिकल शेल को हमने Q1 Q2 चार्ज दे दिया, रेडियस इनका R1 2R है और अब हम इस स्विच को क्लोज करने जाएंगे और स्विच को क्लोज करने के बाद इसकी कुछ एनर्जी घट जाएगी। अभी कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, तो अभी की एनर्जी और बाद की एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो पहले तो मैं ये पूछूं आपसे कि क्वेश्चन में जो इसकी एनर्जी बोली उसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होगा कि इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, मतलब सिस्टम कैसे बनाया होगा। अगर मुझे R रेडियस की शेल पे Q चार्ज रखना है तो मुझे छोटे छोटे चार्जेस लेकर आना पड़ेगा और उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, इन द सेंस हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम कहीं और दूसरी जगह पे बैठ के 2R रेडियस की शेल पे 2Q चार्ज रखेंगे, उसको पास ला के जोड़ेंगे। ठीक है, फिर हम उस छोटी वाली शेल को उठा के ले जाएंगे उस बड़ी वाली शेल के अंदर, तो उसमें अलग वर्क डन लगेगा। तो ये सारी एनर्जी या सारा वर्क डन हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसकी सिस्टम की एनर्जी बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें दो टाइप की एनर्जी होगी सिस्टम की। एक तो शेल्स को बनाने में लगने वाली एनर्जी जिसको हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, और दूसरी इनकी इंटरैक्शन, जो हम बड़ी शेल को छोटी शेल के अंदर लेकर जाने वाले हैं उसमें लगने वाली एनर्जी। ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला होता है इसका, शेल का फॉर्मूला होता है KQ² ये इनर शेल को बनाने में लगी एनर्जी। आउटर शेल के लिए K2Q² राइट। और फिर इनके बीच की इंटरैक्शन एनर्जी कैसे लिखें, हम एक काम कर रहे हैं, हम इसका पोटेंशियल किसी भी अंदर के पॉइंट पर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जितना इसकी सरफेस पे होता है उतना ही किसी इंटरनल पॉइंट पर भी होगा, राइट। एंड दैट इज गोइंग टू बी K2Q/2R। ये पोटेंशियल हो गया बड़ी शेल का एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल, और उस पूरी शेल पर एक छोटे सी शेल रख दिया हमने अंदर विच इज हैविंग चार्ज Q। तो ये हो गई इनकी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5KQ²/2R बनता है। दिस इज द सिस्टम्स टोटल एनर्जी बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ओके, अब स्विच क्लोज कर दिया तो क्या चेंज आएगा देखते हैं। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो हम लेट्स से मान लेते हैं कि इसको जैसे क्लोज किया
ये चार्ज बह गया होगा मतलब चेंज हो गया होगा। अब Q ना रह कर लेट से कोई स्मॉल q आ गया, ओके अब यहाँ स्मॉल q आ गया तो उधर माइनस q आ जाएगा इंड्यूस होके, तो बाहर प्लस q आ जाएगा। तो रिजल्टिंग डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, ओके और हम सिंस अंदर वाले को अर्थ कर चुके हैं तो अंदर वाले का नेट पोटेंशियल जो उस पर होगा दैट मस्ट बी जीरो। ये अर्थिंग का प्रिंसिपल है, राइट, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो हम इनर शेल का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। ये पोटेंशियल होगा KQ/R बिकॉज ऑफ द शेल इटसेल्फ, राइट, एंड अनदर वन इज 2KQ/2R, राइट। आउटर शेल पे टोटल चार्ज, थिन है तो टोटल चार्ज हमने डायरेक्टली लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2R, ओके और इन सब का सम हो गया जीरो, क्योंकि अर्थिंग का ये प्रिंसिपल है कि अर्थिंग पे सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाता है जिसको भी हम अर्थिंग करते हैं। तो हमने इसको कर दिया जीरो। जब हम सॉल्व करते हैं इस Q को तो इस स्मॉल q की वैल्यू आ जाती है -Q, मतलब यहाँ पे चार्ज जो पहले प्लस Q था अब वो बदल के -Q हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें फिर से सर्किट को, सिस्टम को, तो हमारा सिस्टम ऐसे दिखेगा कि अंदर -Q और बाहर +2Q। पहले अर्थिंग से पहले क्या था, अंदर +Q था और बाहर +2Q था, ठीक है। अभी वो जस्ट अंदर वाला Q से -Q हो गया, तो इससे एनर्जी में क्या चेंज आया होगा देखते हैं। सेल्फ एनर्जी तो एज इट इज रही होगी क्योंकि -Q का स्क्वायर करेंगे सेम आ जाएगा। ये एनर्जी भी एज इट इज रही होगी, चेंज आएगा यहाँ पर। ये हमने लिखा था बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल और अंदर वाले का चार्ज। पहले अंदर वाले का चार्ज +Q था, इस बार ये -Q हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारी एनर्जी बनती है KQ²/2R। और अगर हम इनिशियल देखें तो इनिशियल वाज 5KQ/2R और इनका जब रेशियो लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थे, अगर इंटरैक्शन भूल गए तो 1:1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है और ऐसा देखा गया कि अगर हम एक गॉसियन सरफेस मान ले स्फीयर की सरफेस पर तो उससे जो निकलने वाला नेट फ्लक्स है वो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम रिवर्स सोचें कि अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो E.dA जीरो होगा, E.dA जीरो है तो Q एंक्लोज्ड जीरो होगा क्योंकि नेट फ्लक्स जीरो है। तो हमें सिंपली यहाँ पे Q एंक्लोज जीरो करना है। अब Q एंक्लोज जीरो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले R डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर एक dr थिकनेस माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, राइट। कांस्टेंट होती है तो हम सिंपली एलिमेंट्री मेथड लगा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि स्फीयर के अंदर r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक शेल मान ली, उस शेल के अंदर चार्ज हमने मान लिया, इसकी थिकनेस dr है, इसके अंदर चार्ज dq है, तो उस dq चार्ज को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू छोटा सा शेल का वॉल्यूम। इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर तो एटलीस्ट हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं डेंसिटी को, तो रो टाइम्स 4πr² dr। अब इस रो की वैल्यू कितनी है, ρ0 1 - n/r 3r, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जो कांस्टेंट हमें उनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक, हमें मिलेगा Q एंक्लोज्ड, और हमें ध्यान रखना है कि उसको बाद में हम 0 कर देंगे Q एंक्लोज्ड को, ठीक है। तो ये रहा हमारा dq, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, चला गया 0 के पास, इसको जब हम 0 के पास भेजते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आती है 4, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, पैराग्राफ आपने नोटिस किया होगा कि नए पैराग्राफ थे कुछ, है ना, और काफ़ी ज़्यादा रीडिंग लगी होगी। लेकिन पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है वो यही है कि हम पहले से माइंडसेट बना के चले कि हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए उनके लिए डिगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को देख लो कि क्या पूछा है रफली, जस्ट ऊपर से आइडिया ले लो, और उसके बाद इस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना शुरू करो। और मोस्टली ऐसा होता है कॉम्प्रहेंशन में कि अगर पहला क्वेश्चन क्रैक हो गया तो दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपका सारा सब कुछ हो ही गया है, आप कुछ करने को बचा नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस ढूंढ लिए, टफ क्वेश्चंस भी कर लिए,
तो अब एक ही रास्ता बचा है कि कॉम्प्रिहेंशन में हाथ डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है आइंस्टाइन डी हैश एक्सपेरिमेंट, और इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसमें क्या चल रहा है। कुछ ऐसा ही है कि एक सिलेंडर को हमने रस्सी से बांध दिया। ठीक है, एक सिलेंडर को हमने रस्सी से बांध दिया और इसके आसपास मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक वायर लगा दिया, एक वायर लगा दिया, और उस वायर में हम करंट फ्लो करवाने वाले हैं। लेकिन करंट फ्लो करवाने से पहले की इसकी सिचुएशन क्या है कि जिस कॉर्ड से इसको हमने अटैच करके रखा है छत पर, उस कॉर्ड का खुद का अपना टॉर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसे घूमता है तो फिर ये ऐसे डांस करना शुरू कर देगा, अगर ये घूमता है तो। और ये घूमेगा, उसका मैकेनिज्म क्या बता के रखा है कि अभी इनिशियली इस सिलेंडर के अंदर कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ओके, और हमने अभी पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद एंगुलर मोमेंटम, या उल्टा बोल लो कि अगर एंगुलर मोमेंटम है तो मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट। अगर चार्ज सिस्टम की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करके चले तो वही केस यहाँ पे भी हो रहा है कि हमने यहाँ पे जैसे ही करंट ऑन करवाया, इनिशियली देयर इज नो मैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट जैसे ही ऑन करवाया, उस करंट ऑन होने की वजह से इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स थे पहले रैंडमली अलाइंड थे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुआ सोलेनॉइड की तरफ बिहेव करेगी ये कॉइल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ऑन हुआ, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुआ लेट्स से, उसी इंस्टेंट पर इसके जो डाइपोल्स है वो इस डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल्स इस तरफ अलाइन होना शुरू हो गए। ठीक है, और उन मैग्नेटिक डाइपोल्स के अलाइन होने की वजह से उनके पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, राइट। और एंगुलर मोमेंटम उन डाइपोल्स का इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये मैग्नेटिक मोमेंट है सारे एटम्स का कंबाइन, और ये सारे एटम्स का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कहा है, अगेन क्वेश्चन क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक मोमेंट उसका नॉन जीरो करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाता है, लेकिन हमने इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया इस पूरे सिस्टम पर, तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो जैसे ही उन एटम्स का एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ आया है, इस पूरे सिलेंडर का एज अ रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आना चाहिए। और अगर एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए, मतलब ये जो कॉइल है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसा घूमना शुरू कर देगा। तो इमेजिन करो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो गए, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम आने की वजह से, सिंस एंगुलर मोमेंटम हमें कांस्टेंट रखना है, कंजर्व रखना है, अगर हम मान लें कि एंगुलर मोमेंटम नीचे जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे जनरेट हुआ है, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन घूम जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, इसका जो ऊपर वायर हमने जो कॉर्ड कनेक्ट करके रखी थी, उसका टॉर्शनल कांस्टेंट हमको गिवन है c, वो ट्विस्ट होना शुरू होगी, और वो ट्विस्ट होगी तो ये घूम के कहीं रुक जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, राइट, कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक मोमेंट इसमें दे दिया, ट्रांसफर करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर दैट कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इसको एंगुलर मोमेंटम मिल चुका है, इसको एंगुलर वेलोसिटी मिल चुकी है, तो ऊपर जो स्ट्रिंग हमने कॉर्ड अटैच करके रखी है, इसका अगर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ये रोटेट थीटा कर लेता है, तो बताओ ये जी जो आगे फैक्टर लगाया है, जी फैक्टर, ये कितना होगा। तो आई होप ये पूरा पहले पैसेज समझ आया हो, सो दैट हम उसके सॉल्यूशन पे बात कर सकें। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार पॉज करो वीडियो को और फिर से पूरा पैसेज रीड करो, और जो मैंने बोला है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके बाद हम इस पे इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो ये सब कुछ मैंने बता दिया जो जो इसमें बोला था, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि यहाँ पे जो डेल्टा पी है दैट इज इक्वल टू वीजी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। J इक्वल टू डेल्टा पी एम जे बाय वी बोला है, वह डेल्टा पी एम जे बोला है कि इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, समेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम्स।
और जे बोला है मैग्नेटाइजेशन। जे वही है जिसको हम आई बोलते हैं, आई इक्वल टू काई एच, या कहीं कहीं बुक्स में ये एम भी लिखा होता है, कैपिटल एम, ठीक है। और सिंस डेल्टा पी का वैल्यू हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। पहले तो हम डेल्टा पी एम जे को जे भी लिख दें, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें देके रखा है ये जी ई बाई डू एम इंटू डेल्टा एल जेड, where delta Lz is the summation of angular momentum of all the atoms, ठीक है, that is equal to JV। तो यहाँ से हमने डेल्टा Lz निकाल लिया, it is 2m JV divided by GE, ठीक है। और ये है एंगुलर मोमेंटम, वो जो नीचे की तरफ अलाइन हुआ है, नीचे की तरफ मिला है सारे एटम्स को कंबाइन, ठीक है। तो फिर रॉड को ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, तो उसका भी कुछ ना कुछ अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय Lz, ठीक है। और सिंस टॉर्क इस पूरे सिस्टम पर जीरो है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा के कोई टॉर्क नहीं लगाया, एक्सटर्नली कुछ उसको ट्विस्ट या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया सो दैट इट कैन जनरेट टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। Lz ऑफ ऑल एटम्स वी हैव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड Lz ऑफ द रिजिड बॉडी दैट इज सिलेंडर वी हैव आई ओमेगा, आई भी गिवन है इसमें, ठीक है, आई जेड मान लेना उसको, और मान लेते हैं ओमेगा उसने एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर ली। तो अगर ये नीचे है तो वो ऊपर होगा, लेट्स से नीचे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऊपर नेगेटिव ले लिया, एंड देयर समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया ओमेगा, ठीक है, दैट वाज फॉर ओमेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हमको मिलेगा, और वो अच्छे से फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है, दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वही जो मैंने अभी बताया था कि अगर उसने एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर ली और उसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एंगल जो ये रोटेट कर सकता है इज थीटा, देन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो यहां लगाया हमने एनर्जी कंजर्वेशन, कि जैसे ही उसने एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर ली ओमेगा, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये फाइनली जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचेगा, एंगल पे पहुंचेगा, तो सारी जो काइनेटिक एनर्जी वो पूरी की पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, एंड दैट इज गिवन बाय हाफ सी थीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं Lz स्क्वायर अपॉन 2i, इट्स लाइक हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, सिमिलरली हाफ i ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2i। तो ये हमने लिख दिया, यहां से हमने निकाल लिया Lz इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड c एंड i, राइट, वेयर आई इज द एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और Lz हम पिछले केस में ही निकाल चुके थे, तो वो Lz की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ g, ओके। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आता है, विच इज द फर्स्ट केस, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ईजी था, ईजी लग सकता है अगर आपने पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना, पैराग्राफ मोस्टली कई एग्जाम्स में नए आते हैं, जेई और जेई के एडवांस की जहाँ तक बात करें तो कुछ ना कुछ तो नया पैराग्राफ में वो डालते हैं, कभी मेटा मटीरियल्स आ जाएगा, कभी चिमनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, राइट, कुछ नई चीज़ जिसमें हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखे हमारे कॉन्सेप्ट्स की। तो उसमें बस हमको थोड़ा पेशेंस रखकर हमारे सारे जो थॉट है उसको रिकॉल करके, है ना, कॉम्प्रहेंशन को रीड करना होता है, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन उससे बनते हैं। ओके, आगे देखते हैं, लास्ट कॉम्प्रहेंशन पर चलते हैं, एंड विच इज बेस्ड ऑन अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे, और फिर कॉम्प्रहेंशन पढ़ना शुरू करेंगे, सो दैट हम उस क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कॉम्प्रहेंशन से डेटा निकालना शुरू करें, ठीक है। तो इसमें कुछ डायोड के बारे में बात किया। अब डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसने बोला है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, उसने जो कहा है बस वैसे वैसे मानते चलना है, ठीक है। जैसे अनसीन पैसेजेस नहीं होते सोशल इंग्लिश में, सोशल स्टडीज में, बिल्कुल उसी तरीके से जो बोल रहा है बस वैसे करते जाना है, वहीं से हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ जो मेंशन है मैं बता दूं थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन में पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो तो एक हीटर लगा है, हीटर कॉइल लगी है, ये जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी और इस मेटल सरफेस पर आएगी, और इस मेटल सरफेस पे हमने कुछ ऐसा मटेरियल लगाया है जिससे हीटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न की तरह पॉपअप करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन।
लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें इनकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल कंसिडर करनी है, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ये बाहर निकलेंगे, इधर जो हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनको खींचना शुरू करेगा, है ना। और इसका जो सिनेरियो है इस क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये ट्रैफिक सिग्नल को रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। कैसे? सिग्नल रेड है, सारी कार्स रुकी हुई है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिग्नल को ग्रीन कर दिया सडनली, तो आगे वाली कार ज्यादा स्पीड से भागना शुरू करती है और पीछे वाली स्लो थोड़ी पीछे पीछे आ रही होती है, राइट। बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पीछे हैं और आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं, कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसका सिंपल सा आंसर है ये एनोड का पोटेंशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा उस पर थोड़ा गौर करते हैं, थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लस्टर बन गया, ये क्लस्टर धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ओके। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है पोटेंशियल का एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कंसिडर करते हैं वही दो प्लेट्स, कैथोड एंड एनोड, सच दैट ये 0 वोल्ट पर है और ये V0 वोल्ट पर है, ठीक है। अब यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाके हम एक dx एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। इस dx एलिमेंट के अंदर हमको लगाना है गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ से ही हम पोटेंशियल के साथ इसका कुछ रिलेशन बना पाएंगे, ठीक है। तो छोटा सा स्ट्रिप हमने dx थिकनेस का x डिस्टेंस पर कंसिडर कर लिया और उसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इसके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E+dE होगा, है ना। चेंज हो गया, हमने चेंज लिखा है उसका। तो इसमें जो एंटर होने वाला फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, E टाइम्स A टाइम्स cos ऑफ 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो फाई इनिशियल इतना आ गया। जो फाइनल फ्लक्स होगा, जो निकल रहा होगा फ्लक्स इस तरफ से, जो लिविंग फ्लक्स है, दैट वुड बी E+dE टाइम्स उसका एरिया टाइम्स cos 0, क्योंकि फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही है, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालें, चेंज इन फ्लक्स निकालें, तो उस चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू होगी A टाइम्स DE। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी जो चेंज इन फ्लक्स है ये एंक्लोज चार्ज बनाएगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इसके अंदर का एंक्लोज चार्ज हमको लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज दिस DQ एंक्लोज विच इज रो टाइम्स A टाइम्स DX। रो क्या है, उस पर्टिकुलर रीजन की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, DX क्या है, ये छोटा सा थिकनेस जो हमने कंसिडर किया, राइट। अब हम इस छोटे से पोर्शन के लिए गॉस लॉ लगा रहे हैं, दैट इज d phi इक्वल टू DQ एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। तो क्या बना देखते हैं, हमारे पास बना d phi इक्वल टू DQ बाय एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुट करी, हमारे पास DE और इधर DX में रिलेशन दिख रहा है, दैट इज DE इक्वल टू रो DX अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने DX को नीचे भेज दिया, DE बाई DX इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन हमसे जो रिलेशन पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पूछा है, और अभी हमने जो रिलेशन निकाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में निकाला है। तो क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट कर दे? डेफिनेटली, E इक्वल टू माइनस DV बाई DX। ये वैल्यू E की हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो ये E की वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दी, तो ये बन गया d2V बाई DX स्क्वायर का नेगेटिव इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और आगे एक नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको उठा के हमने यहाँ ले आए, यह है पोटेंशियल वर्सेस लोकल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बीच का रिलेशन। अब हमें इस रो को कन्वर्ट करना है, कैसे करें? तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन गिवन है कॉम्प्रिहेंशन में कि जो करंट डेंसिटी है, दैट करंट डेंसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रो निकाल लेते हैं, रो हो गया J बाई VX। अब V कैसे निकालेंगे? तो V हम पहले तो सोचे कि V आ कहां से रहा है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं फिर से डायग्राम। ये हमने कैथोड बनाया, ये एनोड बनाया, हायर पोटेंशियल पर है। ये इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना शुरू कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसके पास जा रही होगी। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करें इस प्लेट और किसी भी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट सिचुएशन में x डिस्टेंस पर, तो कुछ ऐसे दिखेगा।
इनिशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। काइनेटिक जीरो इसलिए क्योंकि जस्ट नेग्लिजिबल स्पीड के साथ एमिट आउट हो रहा है, और पोटेंशियल जीरो इसलिए क्योंकि इसका हमने पोटेंशियल जीरो माना है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल हमें लिखना पड़ेगा v टाइम्स चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल विच इज माइनस ई। इसको जब हम इक्वेट करते हैं तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, और इस वेलोसिटी को जब हम यहां रखते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन कुछ ये बनता है, राइट। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा पहला ऑप्शन है, राइट। तो हमारा 17 का आंसर ए ऑप्शन हुआ, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना है कि जो बीच में पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कुछ ऐसे वैरी हो रहा है, Vx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/3, और बताना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे वैरी करेगी। तो अभी जो हमने रिलेशन निकाला था रो वर्सेस, यहाँ था वो, यस ये रहा वो रिलेशन, रो वर्सेस वी का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो हम इसका यूज करके यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे विच इज गिवन ax टू द पावर 4/3 इस रिलेशन में। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करके रो निकाल सकते हैं, तो रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस एप्सिलॉन नॉट d2v/dx²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस v का वैल्यू इसके अंदर रख देंगे और डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनली आंसर हमारा ये बनता है -4a/9 एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर 2/3, और ये हमारा अगेन ऑप्शन ए है। तो ये था हमारा जेईई एडवांस का ओवरऑल डिस्कशन। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स को क्लैरिफाई करें, और जहां जहां पे अपनी वीकनेसेस थी उसको उस पे काम करें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए। थैंक यू।